I'm Vaibhav Sharma and you are watching RNA, not DNA. दोस्त, आपने कभी कोशिश की है नोटिस करने की प्रियंका गांधी वाड्रा को? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ उत्तर प्रदेश की महासचिव के तौर पर आप देख रहे हैं? अगर आप इसको देख रहे हैं तो थोड़ा और बारीकी से आपको देखना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा का अब रोल बहुत पहले ही चेंज हो चुका है, लेकिन उस रोल में अगर आप बांध के देख रहे हैं सिर्फ यूपी तक ही सीमित है, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि खेल कुछ नया है। तो आज मैं आपको हार्ड प्लस सॉफ्ट न्यूज, हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज दोनों खबरें मैं आपको दूंगा। देखो, प्रियंका गांधी वाड्रा जब हमलावर होती हैं तो अपने अलग तेवर में होती हैं और अलग भूमिका में नजर आती हैं। देखिए, पहले आप ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाने पे लिया। ये ट्वीट आप देखिए, ये उन्होंने याद दिलाया है कि देखिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब लॉकडाउन लगा था, मजदूरों को बसेस की आवश्यकता थी, सरकार की सहायता की आवश्यकता थी, तब ना ही मजदूरों को बसेस प्रोवाइड कराई गई और ना ही सहायता प्रोवाइड कराई गई। मजदूरों को पैदल पैदल अपने गांव की तरफ जाना पड़ा था। विनोद कापड़ी जी की एक डॉक्यूमेंट्री भी थी, वो भी आप देख सकते हैं। पूरा अच्छे से उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था उस चीज को। तो यहाँ प्रियंका गांधी बोलती है, देखिए आपके लिए बसेस तो थी नहीं, बसेस जो हैं वो 1500 बसेस चुनावी क्षेत्र में ले जाने के लिए सरकार ने इंतजाम किया था। उसका पेमेंट किसने किया था? सिंचाई विभाग ने किया था। फिर पीडब्ल्यूडी से कहा गया था कि और बसेस का इंतजाम कीजिए, लेकिन मजदूरों की बसेस का इंतजाम इन लोगों ने नहीं किया था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया। फिर आगे इन्होंने बोला कि ये सरकार जितनी बड़ी बड़ी मेगा रैलीज जो करती है वो सब आप लोगों के पैसे से करती है और आप लोगों का पैसा बर्बाद करती है। ये सारे ट्वीट आप देख सकते हैं, लगातार हमलावर हैं, एक्टिव है इस समय। देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन यहां पर बहरहाल जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप यही सोचते हैं कि प्रियंका गांधी की जो भूमिका है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश एज अ महासचिव के तौर पर है, तो दोस्त यू आर हाईली मिस्टेकन। ऐसा नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा। आपको अहमद पटेल पता है? अहमद पटेल एक दीवार थी सोनिया गांधी से मिलने से पहले। नेताओं को उनसे मिलना पड़ता था, उनसे मिलने के बाद फिर सोनिया गांधी के पास जाकर के आपकी मुलाकात होती थी। आप डायरेक्ट सोनिया गांधी से नहीं मिल सकते थे, लेकिन अहमद पटेल की मौत के बाद वो जो वैक्यूम था वो क्रिएट हो गया। मैं आपको 3 घटना बताना चाहता हूं जहां आपको महसूस हो जाएगा कि अब प्रियंका गांधी एज अ मीडिएटर काम कर रही हैं, उतना ही प्रभाव रख रही हैं, ये आप समझिए। देखिए दोस्त, उत्तर प्रदेश की जो महासचिव है ना, वो 2020 में असम में अपनी पूरी टीम के साथ प्रचार प्रसार करती हैं। और भले ही वहां पे मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का नहीं बन पाया, लेकिन आपने एक बात को नोटिस किया, वो अपने आप को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रख रही हैं। असम में गई, नहीं बना सीएम उनकी पार्टी का, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी पूरी टीम वहां पर थी। कांग्रेस असम हार गई हो, लेकिन प्रियंका गांधी कैंपेन ने बिल्कुल साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि वो बतौर महासचिव उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है और प्रियंका गांधी कहीं भी जा सकते। भूपेश बघेल, आपने नाम सुना होगा, इनको राहुल गांधी और स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के, वो इनको हटाना चाहते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने क्या खेला? उन्होंने भूपेश बघेल को कह दिया कि आप उत्तर प्रदेश में आइए और 5 महीने बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है आपके साथ। यानी कि उनको हटाने की बात चल रही है और 5 महीने की मोहलत भूपेश बघेल को दे दी गई है। किसके? प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा। और राजनीति में 5 महीने समझो बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ चुनावी परिणाम अगर आईएनसी कांग्रेस के पक्ष में अगर आते हैं तो साफ तौर पर आप देखना कि भूपेश बघेल की जो बाकी की जो नाकामियां थी या जो जिस वजह से उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था, तो वो बात टल जाएगी और अपना टेन्योर अच्छे से एंजॉय करेंगे और जो विकास करना होगा वो विकास करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है तो भूपेश बघेल की जो भी स्थिति है वो पूर्ण रूप से बदल जाएगी। अब देखो, पंजाब की तरफ चलते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने स्थिति बिगाड़ी, खुद भी बिगड़े और बाद में पार्टी को बिगाड़ना चाहा, तो सारी कवायदों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी से मिल पाए, उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हो, उसके लिए पहले प्रियंका गांधी बीच में थी। प्रियंका गांधी से मिलते हैं, फिर राहुल गांधी से मिलते हैं, फिर सोनिया गांधी से मिलते हैं। उसके बाद ही फिर सिद्धू अपनी बात को हमारे या फिर मीडिया के सामने वो रख रहे थे। यानी कि सोनिया गांधी से मुलाकात भी प्रियंका गांधी के बाद हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू फिर नाराज हो जाते हैं, फिर प्रियंका गांधी से मिलते हैं, फिर आला कमान से मिलते हैं। तो यहां पर आप लगातार देख रहे होंगे कि प्रियंका गांधी की जो भूमिका है वो लगातार
बढ़ती जा रही है और बड़ी भी है। और कहा तो यह भी जाता है कि ये प्रियंका ही थी जिन्होंने पंजाब में अमरिंदर सिंह को हटाने के कड़े फैसले को अंजाम दिया था। यानी कि मामले को सुलझाकर ऊपर भेजने का काम भी प्रियंका गांधी ने किया था। तो आप इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा गौर से देखिएगा और आप जब इस कड़ी को जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ी भूमिका में आप प्रियंका गांधी को पाने जा रहे हैं। बाकी अब सॉफ्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, वॉइस ओवर एंजॉय कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सॉफ्ट न्यूज के बारे में। 3 खबरें सिर्फ आप ही के लिए। रियलिटी शो डांस प्लस 6 के होस्ट हैं एक राघव जुयाल। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे ज्यादा वायरल हो रहा है। वायरल होने की वजह विवाद है। वीडियो में राघव जुयाल असम से आई कंटेस्टेंट गुंजन सिन्हा पर नस्लभेदी टिप्पणी कर रहे हैं। इसके बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी राघव के इस व्यवहार की आलोचना की है। जब विवाद बढ़ा तो होस्ट ने अपनी सफाई इंस्टाग्राम पर दी। इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि छोटी सी क्लिप ने एक गलतफहमी को पैदा किया है। एक्टर के मुताबिक असम की गुंजन सिन्हा से उनकी रुचियों के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह चाइनीज में बात कर सकती है, तो वह कंटेस्टेंट टूटी फूटी चाइनीज में बात कर सकती है। अब इसी कारण पिछले कुछ एपिसोड में ऐसे ही कंटेस्टेंट को बुलाया गया था। अमर उजाला की इस खबर को जरा देखिए। देश को मिल सकता है पहला समलैंगिक जज। सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए कॉलेजियम ने नाम भेजा है। वहीं विराट कोहली की जो अगली खबर है, उनका एक नया रेस्टोरेंट है, आपको पता होगा, लेकिन उन्होंने LGBTQ जो गेस्ट थे कोहली के रेस्टोरेंट पहुंचे थे, साफ तौर पे उनके रेस्टोरेंट वाले ने बोल दिया कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अब इसी को लेकर के 18 कम्यून, जो कि विराट कोहली की कंपनी का नाम है, इंस्टाग्राम पे सफाई दी है। क्या लिखा है, पूरा लंबा चौड़ा ये पोस्ट देखिए। वो लिखते हैं कि हम बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का स्वागत और सम्मान करते हैं, जैसा कि हमारा नाम है। हम सेवा से जुड़े कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। इंडस्ट्री के चलने और सरकारी नियमों को देखते हुए हमारे यहाँ स्टैग एंट्री पर रोक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी समुदाय के खिलाफ हैं या फिर किसी का अपमान कर रहे हैं। दरअसल स्टैग के लिए रेस्टोरेंट में कोई भी एंट्री नहीं है, यानी कि यहाँ कोई लड़का अकेला नहीं जा सकता, उसके साथ कोई फीमेल पार्टनर होना बेहद जरूरी है। पोस्ट में आगे और लिखा गया है कि अगर इसके बावजूद अगर अनजाने में कोई घटना हुई है या फिर किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो हम चाहेंगे कि वह व्यक्ति हमसे मिले ताकि इस विवाद को ठीक ढंग से निपटाया जा सके। हमारी प्राथमिकता हमारे ग्राहक ही हैं। ग्राहक के साथ मजबूत और लंबे संबंध बनाना हमारे सिस्टम का हिस्सा रह चुका है। सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट सामने आती है। अब हार्दिक पांड्या वाला केस है। दिन तो वैसे ही खराब चल ही रहे थे, बहुत अच्छा तो इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया था वर्ल्ड कप में। तो हार्दिक पांड्या ने मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग द्वारा जब्त अपनी महंगी घड़ियों पर सफाई जारी कर दी है। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इसके पीछे का पूरा सच एक पोस्ट के माध्यम से बताया है। दरअसल बात ऐसी है, T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का अभियान खत्म होने के बाद जब टीम इंडिया के साथ दुबई से लौटे हार्दिक से एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 महंगी घड़ियों को जब्त किया था और उनकी कीमत तकरीबन हर वेबसाइट ने 5-5 करोड़ बताई थी। इस मामले पर जब सुबह हार्दिक पांड्या ने ट्वीट किया और सफाई दी। उन्होंने लिखा कि 15 नवंबर की सुबह दुबई से मुंबई पहुंचने पर दुबई से मैं जो सामान खरीद कर लाया था, मैं उसकी कस्टम ड्यूटी चुकाने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम काउंटर पर गया था। मेरे बारे में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। मैंने खुद को सारे सामान की जानकारी एयरपोर्ट के मौजूद कस्टम अधिकारियों को दी थी। कस्टम डिपार्टमेंट ने मुझसे सभी दस्तावेज मांगे। फिलहाल सही ड्यूटी का मूल्यांकन करने में जुटे हैं। मैं पूरी ड्यूटी भरने को तैयार हूं और सोशल मीडिया पर जो घड़ी की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है वो महज 1.5 करोड़ रुपए की है। हार्दिक पांड्या ने आगे कहते हैं कि वो देश के कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और सरकार की सभी एजेंसियों का सम्मान करते हैं। मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग मिला और वो कहते हैं कि वो वैल्यूएशन को लेकर पूरा सहयोग करेंगे और उसके लिए वो तैयार हैं। दुबई से जो भी सामान खरीदकर वो लाए हैं उससे जुड़े बिल और तमाम दस्तावेज वो देने को तैयार हैं। हार्दिक के पास पाटेक फिलिप नाटिरस प्लैटिनम 5711 सहित रेयर और सबसे महंगे ब्रांड की घड़ियों का कलेक्शन देखा गया है। दोस्तों मुझे एक बात याद आ रही है
कि ये तो कस्टम वाला मामला, सेलिब्रिटी से पूछताछ, ये तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। नीरव मोदी जब 11,000 करोड़ का स्कैम किया था तो उस वक्त में अपने पीसी में कुछ असेंबल करा रहा था, तो उस वक्त मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास एबीपी न्यूज़ में आई थी। तो राहत फ़तेह अली खान को भी पकड़ा गया था, क्योंकि राहत फ़तेह अली खान गोल्ड का स्मगल कर रहे थे। तो उसके बाद मुझे पता नहीं कहानी कहाँ डंप हो गई, उसके बाद कोई अपडेट निकल के सामने नहीं आया। तो कस्टम वालों की आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे कि कैसे स्मगलिंग के नए नए और नायाब तरीके निकाले जा रहे हैं सामान को एक दूसरे से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए। और सबसे ज़्यादा जब अच्छा मोहरा होता है ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ही होते हैं, क्योंकि इनको तो वैसे ही एनओसी मिला हुआ होता है कि इनको कौन चेक करेगा, है ना। तो एक बहुत आसानी से इनको टारगेट बनाया जाता है, टारगेट इन द सेंस लालच दिया जाता है, इनको कहा जाता है और स्मगल करना शुरू कर देते हैं। मैं हार्दिक पांड्या और राहत फ़तेह अली खान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सोच की बात कर रहा हूँ कि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करने के पीछे का लॉजिक यही है कि उन पर चेकिंग नहीं होती, और जब चेकिंग होती है तो खबर सामने निकल के आती है, जब आती है तो वो टिकती नहीं मार्केट के अंदर। ये भी सोचने वाली बात है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।